कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। राजन तेज आवाज में झिड़कते हुए बाहर खड़ी हुई निशा कार्तिक की मम्मी को संबोधित करते हुए कहता है, तुझे ज़्यादा जल्दी हो रही है रोटी की, नींद आ रही है तो सो जा जाकर, हम खुद लेकर खा लेंगे। तभी सुषमा राजन को कहती है, खाने का समय हो रहा है और कितनी देर बाद खाओगे। और फिर कार्तिक से कहती है, जा मेरे लिए खाना ले आ। और कार्तिक जाने लगता है तो राजन कहता है, शाम आ जाता एक बार, उससे बात करके फिर खाना खाते। तभी सुषमा बीच में ही कहती है, उसका पता है कब आएगा। राजन कार्तिक को आवाज़ लगाते हुए कहता है, मेरे लिए भी खाना लेकर आ। राजन का बड़ा बेटा विमल, उसकी पत्नी निशा और विमल की पहली पत्नी से एक लड़का विलास जिसकी उम्र 9 साल है, और दूसरी पत्नी निशा से कार्तिक और विभय जो 1 साल का है। तभी विलास आकर सुमन और राजन के पास आकर मुंह बनाकर बैठ जाता है। राजन उसके लाड लड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, ये मुंह क्यों फैलाए हुए हैं। पर विलास कुछ नहीं बोलता। राजन बार बार उससे लाड करते हुए पूछता है। जब बार बार पूछने पर भी वो नहीं बोलता तो सुषमा डांटते हुए कहती है, नहीं बता रहा है तो रहने दो, क्यों सर पर इतना चढ़ा रहे हो। राजन फिर कहता है, नहीं पूछो तो, कुछ तो बात हुई है। और फिर बार बार मनाते हुए उससे पूछता है। बहुत बार पूछने पर बोलता है, मम्मी ने मुझे खाना नहीं दिया। इतना सुनते ही राजन गुस्सा में आग बबूला हो जाता है और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, खाना नहीं दिया, खाना क्यों नहीं दिया, कहाँ है तेरा बाप, बुला उसे। जोरू का गुलाम। रसोई में काम कर रही निशा घबरा जाती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आज फिर से घर में झगड़ा होगा, न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि ऐसा ससुराल मिला। भगवान बस इस बार बचा लो, मैंने तो कितना कहा था खाना खाने के लिए, पर माना ही नहीं। आपको तो पता है भगवान, बस आज फिर कार्तिक के पापा से मुझे मारे नहीं, बस चाहे तो गुस्सा करके छोड़ दें, 2-4 गालियां भी दे दें तो कोई बात नहीं। ये सोचते हुए निशा खाने की थाली लेकर कमरे के अंदर आ जाती है और डरते हुए खाना रखकर वापस जाने लगती है। राजन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये लड़का सुबह से भूखा है, इसको तो तूने रोटी दी नहीं और हमारे लिए परोस लाई। निशा खाना रखकर चुपचाप वापस जाती है। सुषमा राजन को डांटते हुए कहती है, तुम जरा अपनी जुबान को बंद रखो। राजन फिर थोड़ी सी तेज आवाज में कहता है, बंद क्या रखूं, तुम्हें दिख नहीं रहा ये सुबह से भूखा है। सुषमा विलास से पूछती है, रोटी क्यों नहीं दी इसने तुझे, जब सब खाना खा रहे थे तब पूछा नहीं उसने। विलास कहता है, पूछा था पर उस टाइम मुझे भूख नहीं थी और फिर जब मैंने मांगी तब दी नहीं। राजन कहता है, देखा, जब बच्चे को भूख होगी तभी तो खाएगा। और फिर विलास से कहता है, तेरी जगह कार्तिक होता तो तभी दे देती, तेरी कौन सा सगी माँ है। सुषमा राजन को फिर से डांटते हुए कहती है, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं, या इतने बड़े सर में भूसा भरा हुआ है। राजन कहता है, क्यों, अब मैंने क्या गलत कहा। सुषमा कहती है, समय देख कर बात किया करो। राजन कहता है, क्यों, अब इसमें समय कहाँ से आ गया। सुषमा कहती है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगी। और फिर विलास से कहती है, तूने जब खाना मांगा तब ये क्या कर रही थी, सो रही थी। विलास कहता है, नहीं, पैसों को नहला रही थी, बोली एक भैंस रह रही है उसे नहला दूँ, अगर लाइट चली गई तो ये रह जाएगी। राजन फिर से तंज कसते हुए कहता है, बाद में लाइट चली जाती तो हाथ से पानी निकाल कर नहा लेती, मोटर चलाए बिना काम नहीं होता इसका। ज़्यादा मस्ती आ गई है, कल ही इस मोटर की तार कटवा दूंगा, फिर सारी भैंसों को हाथ से पानी निकाल कर नहलाएगी। और फिर विलास से कहता है, जाकर तेरे बाप को बुला कर ला। सुषमा गुस्से में कहती है, हे भगवान, कैसा मोटी बुद्धि का आदमी पल्ले पड़ा है, रोटी खाते हो या कुछ और। सुषमा विलास उठकर जाने लगता है तो उसे रोकते हुए कहती है, रहने दे और खाना खा ले, मैं बाद में बात करती हूँ उससे, तू ना खाना खाकर सो जा, कल तुझे स्कूल भी जाना है। विलास उठकर खाना खाने चला जाता है। उसके जाने के बाद राजन कहता है, क्या बात है, आज मुँह का है 2-4 लगवाने का। सुषमा कहती है, तुम कभी समय देख कर मत बात करा करो। राजन हैरानी से कहता है, क्यों। सुषमा फिर कहती है, सारी उम्र पड़ी है उसे पिटवाने की, जरा सा कुछ कहते ही विमल उसे पीट देता है ना। राजन हाँ में सिर हिलाता है। सुषमा फिर कहती है, अगर कुछ बात हुई तो शाम को जानते हो ना, पहले ही उसे शादी के लिए मनाना मुश्किल हो लग रहा है, तुम और घर में जंग का मैदान बना रहे हो। राजन कहता है, तो कुछ नहीं कहूँ। सुषमा कहते हैं, नहीं, जब तक शाम की शादी नहीं हो जाती, बल्कि शादी के भी 1-2 साल तक तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, जो कुछ कहना है मैं कहूँगी, समझे। राजन कहता है, ठीक है। सुषमा कहती है, खाना खा लो अब, ठंडा हो रहा है।
और विमल भी आ जाता है और सुषमा राजन की तरफ देखकर कहता है, माँ, पापा, आप आ गए। सुषमा बड़े ही प्यार से और बिल्कुल शहद सी आवाज़ में कहती है, हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। विमल पास की कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, कैसा रहा सब? घर लड़की सब ठीक तो है? सुषमा खुश होकर कहती है, हाँ, सब बहुत बढ़िया है। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। मैं तो उससे शगुन के तौर पर 100 रुपये भी दे आई। विमल हैरानी से कहता है, 100 रुपये दे आई? पहले शाम से तो पूछ लेती। सुषमा कहती है, उससे क्या पूछूं? वो कौन सा पूछते ही हाँ कर देगा, मना ही करेगा। विमल फिर कहता है, फिर कैसे मनाओगी उसे? तभी शाम की आवाज़ दरवाजे के पास से आती है। शाम कहता है, कौन नहीं मान रहा? और ये कहते हुए सुषमा के पास बैठ जाता है। सुषमा कहती है, तू नहीं मान रहा है? शाम कहता है, मैं? और सुषमा के गले में प्यार से अपनी बाहें डालते हुए कहता है, माँ, तू एक बार बोल तो, क्या मानना है? सुषमा कहती है, मैं आज एक लड़की को देख कर आई हूँ, तेरे लिए। ये सुनते ही शाम की भवें तन जाती है और सुषमा के गले से अपनी बाहें हटाकर सीधा होकर सुषमा की तरफ देखता है। शाम गुस्से में कहता है, लड़की देख आई? सुषमा कहती है, हाँ, बड़ी अच्छी लड़की है, मैंने तो हाँ कह दी। शाम गुस्से में पैर पटक कर खड़ा हो जाता है और कहता है, माँ, तू मना कब करके आती है? जहाँ भी जाती है वहाँ हाँ ही करके आती है। सुषमा कहती है, बड़ी अच्छी लड़की है, तू चाहे तो देख ले। शाम कहता है, मैं किसी को नहीं देखूंगा और ना ही शादी करूंगा। राजन कहता है, शादी नहीं करेगा? सारी उम्र कुंवारा रहेगा। विमल कहता है, एक बार देख तो ले, पसंद आए तो हाँ कर दियो। शाम कहता है, पसंद ना पसंद का तो सवाल ही नहीं है, जब मैंने शादी ही नहीं करनी। विमल कहता है, ये बात थोड़ा होती है भाई, शादी नहीं करनी। सुषमा फिर गुस्से में कहती है, फिर तो तूने ज़रूर कहीं शादी कर रखी है और हमें बता नहीं रहा। शाम कहता है, माँ, तू पागल हो गई है क्या? शादी कर रखी है, शादी नहीं करनी तो मैंने शादी कर ली। सुषमा कहती है, हाँ, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू ज़रूर घर बसाए बैठा है। बता दे हमें, क्यों इतना परेशान कर रहा है? और ये कहकर सुषमा रोने लगती है। रसोई में खड़ी हुई निशा ये सब बातें सुनती है और मन ही मन अपनी सास को कोसते हुए कहती है, देख कैसे नाटक कर रही है, जैसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बस यही है, कैसे शादी के लिए हाँ कर देगा। देख नहीं रहा है दूसरे की बेटी को तुम कितनी दुर्गति करते हो। एक तो बेचारी मर गई, भगवान जाने मरी या मार दी, और अब मेरे साथ देख नहीं रहा है कितना दुखी रखते हैं। सारा दिन काम करो, गालियाँ खाओ, अगर जरा सा काम करके जरा सी देर बैठ भी गए तो उसकी भी बर्दाश्त नहीं, और अगर अपने के लिए एक कप चाय बना ली तो इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। ना जाने क्या अकल पर पत्थर पड़ गए थे मेरे घर वालों के, जो इनके ब्याधी। कहने को तो घर में 4-4 भैंसें दूध देती हैं, पर एक घूंट दूध पर भी मरने मारने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छे भले मना कर रहे थे कि इनके शादी नहीं करेंगे, और न जाने फिर एक ही रात में क्या हुआ, सब बदल गया। कुछ तो बात है जो समझ नहीं आती कि सब इनकी बात मानते हैं। अब देखियो रात रात में क्या जादू करेंगे कि सुबह शाम शादी के लिए हाँ कर देगा। निशा रसोई में काम करती है, अपनी सास को कोसे जा रही थी, और कि ऐसी औरत पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। निशा मन ही मन सोच रही थी, न जाने सब पर क्या जादू करती है कि सब इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबको पता है कि ये कितनी बुरी और गलत है, बस इसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, पर किसी की भी मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। औरों की क्या कहें, मेरे घर वाले ही 10 मिनट इसके बात करके ऐसे हो जाते हैं कि ये तो बस देवी है, इसके तो पैर धोकर पीने चाहिए। सारा कसूर हमारी लड़की का है, मेरी किस्मत में ऐसे सास ससुर लिखे थे। हे भगवान, जरूर मुझसे कोई बड़ा पाप हुआ है, पर इस जन्म का तो मुझे कुछ याद नहीं आता। जरूर पिछले जन्म में ही कोई पाप किया है जो कैद भरी जिंदगी मिली। कैदियों की ज़िंदगी भी मुझसे अच्छी होती होगी। ज़रूर मैंने किसी को पिछले जन्म में जिंदा ही धरती में दफन कर दिया होगा। उसी पाप के कारण मेरी यहाँ शादी हुई। जैसे मरते समय उसकी आत्मा तड़पी होगी, वैसे ही मेरी भी तड़पी होगी। निशा अपने ही विचारों में खोई हुई काम कर रही है। तभी कार्तिक पीछे से आकर कहता है, मम्मी, दादाजी ने कहा है चाय बना दो। निशा एकदम से अपने विचारों की उधेड़-बुन से बाहर आती है और कार्तिक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या चाय बना दूं? कार्तिक कहता है, हाँ। निशा कहती है, तेरे पापा भी चाय पियेंगे, रोटी नहीं खाएंगे? कार्तिक कहता है, पता नहीं। तभी पीछे से विमल की आवाज़ आती है। विमल कहता है, तुझे रोटी की पड़ी है? निशा थोड़ा सा घबराते हुए कहती है, नहीं, मैं तो कह रही थी कि माँ पापा ने तो खाना खा लिया, आप भी खा लेते, सुबह ही तो 2 रोटी खाई थी। विमल गुस्से में कहता है, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं अपने आप खा लूँगा,
तो चाय बना दे। निशा ठीक है कहकर चाय बनाने लगती है। रात को काफ़ी देर तक बहस होने के बाद भी श्याम नहीं मानता और उठकर बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चला जाता है। विमल भी सारा दिन खेतों पर काम करके थक जाने के कारण सो जाता है और निशा उसे तो बिस्तर पर लेटने के बाद इतनी नींद आती है कि बेहोशी समझो। और सारा दिन घर का काम करना और उसके बाद 1 मिनट के लिए भी अगर आराम करने बैठ गई तो सुषमा उसे कुछ ना कुछ सिलने के लिए दे देती है। इधर पूजा के घर पर भी शारदा नहीं मानती और अनिल में से साफ साफ कह देती है कि आप मना कर दीजिए, मैं उन लोगों को अपनी बेटी किसी भी हालत में नहीं दूंगी। जब झगड़े का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तब अमर अपने भाई और भाभी को शांत करके कहता है कि इसके बारे में सुबह बात करेंगे। सुषमा एक ऐसी औरत जो सबके सामने तो इतनी अच्छी बनकर दिखाए कि सबको देवी का रूप नजर आए, पर अपनी बहू के साथ नौकरों से भी बुरा सलूक करे। घर पर खाने पीने की चीज़ों को अपने हाथ में रखे, दूध और घी पर इस तरह ताला लगा कर रखे जैसे कोई सोने को तिजोरी में रखता हो। घर पर अगर फल फ्रूट आए तो उसे बाहर के बच्चों में बांट आए, ये कहकर कि हमारे घर पर तो कोई खाता ही नहीं। और विलास को छोड़कर कुछ भी चीज़ अपने दोनों पोतों में से किसी के हाथ पर भी न रखें, और अगर कोई से बच्चे ने देख भी ली तो थोड़ी सी दे, और निशा को तो देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर खुद के खाने के से मन भर जाए तो बाहर किसी को न देने का मौका मिले तो उस चीज़ को भैंसों के आगे फेंक दे, ये कहकर कि ये तो खराब हो गई हैं। बेटों को और यहाँ तक कि उसकी दोनों ब्याहता बेटियों को अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता है, पर कोई कुछ नहीं कहता। बल्कि बेटी तो 1 कदम 2 कदम आगे हैं। अगर मायके आ गई तो इस तरह का व्यवहार करें कि जैसे कहीं की महारानी हो, पानी का गिलास भी खुद लेकर ना पिएं। और अगर बखर की बहू ने उनकी सेवा पानी नहीं करी या खाना बनाने में थोड़ी सी देर हो गई तो इतनी बातें सुना दें कि सुनते ना बने। और बेटे भी अपनी बात आए तो माँ और बाप से झगड़ा कर लें, पर अगर बहू के हक की बात हो तो श्रवण कुमार भी उनके आगे क्या मांगे। गलती चाहे 100% दिखती माँ बाप की हो, फिर भी सारा खोट अपनी पत्नी में ही निकालें। शेष कहानी अगले भाग में है।